हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 29 नवंबर की महामैराथन क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से आपकी जो है मैराथन क्लास स्टार्ट हो गई। इसमें हम कई सब्जेक्ट को कवर करेंगे और इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चंस लिए हूँ सारे के सारे आपके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सीटेट में पूछे गए प्रश्न है। सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी पेडागॉजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सीडीपी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गद्यांश और काव्यांश को हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हो। नॉम चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण बच्चों की किस बात में मदद करता है? वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुद्ध करने में, या व्याकरण के नियम बनाने में, या सरलता पूर्वक दूसरी भाषा सीखने में, या दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में? बताइए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। और वीडियो को लाइक कर देना। आज की इस वीडियो में 100 लाइक का टारगेट है। होप करता हूं आप जो है इसे कंप्लीट कर देंगे। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दो सब लोग। तो नॉम चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण जो है बच्चों की किस बात में मदद करता है? ये जो है मदद करता है डियर व्याकरण के नियम बनाने में। ठीक है ना? ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल पाठ्य सामग्री के को जो है बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबंध करते हैं। श्रीलाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? सटीकता का सिद्धांत, समूहीकरण का सिद्धांत, या अभ्यास का सिद्धांत, या जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत? सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। और फ्री पीडीएफ के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बताएंगे सब लोग। तो यहां पे देखिए जीवन में से जुड़ाव का सिद्धांत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहां पे देख सकते हो कि गोवा में जो है कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा बहुभाषिक राज्य है, या एक जो है भाषिक राज्य है, या जो है द्विभाषिक राज्य है, या ऐसा राज्य है जहां भाषाएं जो है पढ़ाई जाती हैं। तीसरा का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बहुत अच्छे भाई। गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा जो है बहुभाषिक राज्य है। क्या है? बहुभाषिक राज्य गोवा। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्राथमिक स्तर पर जो है व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकें? पाठ्यपुस्तक, अनुवाद, आगमनात्मक, या निगमनात्मक? बताइए सब लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। आप प्राइमरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका सिलेबस सेम है हर एक सब्जेक्ट का। केवल आपका सब्जेक्ट वाला छोड़ के आपका एसएसटी है तो वो 60 क्वेश्चन आपका अलग हो जाएगा। मैथ साइंस आपका है तो वो अलग आपका हो जाएगा। बाकी सीडीपी, लैंग्वेज हो गया, ये सेम आपके रहेंगे 3 सब्जेक्ट। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आगमनात्मक। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, या जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता हो, या जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हो, या जिनका इस्तेमाल लेखक करते हो? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कभी कभार होता है। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे देख सकते हो। त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं इसमें? बताइए। बताएंगे सब लोग। त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती है, या त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती हैं, या त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है, या त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक है? तो त्रुटियों के बारे में ये कथन आपका सही है, ये कथन सही है, ये कथन सही है, ये आपका नहीं सही है कि त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में जो है व्यवधान डालती हैं। ठीक है ना? चलिए, नहीं डालती हैं यहाँ पे व्यवधान। ठीक है ना? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक जो है सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है।
आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे? श्रवण और लेखन गतिविधि, वाचन और लेखन गतिविधि, पठन और श्रवण गतिविधि या श्रवण और वाचन गतिविधि? बताइए सब लोग। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा श्रवण और वाचन गतिविधि होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिपादक लेखन या प्रत्ययकारी लेखन या वृत्तांतमक लेखन या विवरणात्मक लेखन? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसे रखेंगे प्रत्ययकारी लेखन के अंतर्गत, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। यह बहुत प्रेरणास्पद है या पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है या विद्यार्थियों को दूसरों की संस्कृति समझने में मदद करता है, यह भाषा अर्जन का आधार है? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, ये आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए, आई थिंक इसमें मैंने बी वाला बताया था ना, तो इसमें आपका जो होगा करेक्ट आंसर प्रतिपादक लेखन होगा, ठीक है ना। उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, हर वर्ष सीटेट में यह पूछा जाता है। बताइए, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र तैयार करना, या शिक्षार्थियों के समझ में रह गए अंतरों की जानना, या विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य उनकी भाषाई निपुणता का परीक्षा करना, या किसी विशिष्ट कार्यक्रम हेतु अभ्यर्थी की जो है पात्रता का आकलन करना? तो यहाँ पे देखिए, भाषा अधिगम में जो निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों को जानना होता है, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। भारत में किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है? ये तो सभी का सही होना चाहिए, बताएंगे सब लोग। भारत में किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है? अंग्रेजी को माना गया है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? बताइए सब लोग। किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? भाषा अद्वितीय है, भाषा वाचिक है, भाषा यादृच्छिक है या भाषा गतिशील है? बताइए। 12 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? यह संबंधित है भाषा यादृच्छिक है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? व्याख्यान, अभ्यास ड्रिल, अनुवाद या आगमनात्मक निगमनात्मक? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो व्याकरण पढ़ाने की जो सर्वोत्तम जो विधि है वो है आगमनात्मक और निगमनात्मक। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो कि लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार किस जो है प्रकार का शब्द है? लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है यहां पे बताना है, केवल शब्द को बताना है आपको। बताइए सब लोग। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। लक्ष्य दृश्य शब्द, इसमें जो है शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है? रटकर सीखा जाता है, पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण में इसे अर्थपूर्ण पाता है, लेखक की शैली की प्रभावशीलता का निर्णय लेने में मदद करता है या कम प्रयुक्त किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 का जवाब दीजिए सब लोग। लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है? ये पाठक जो है इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है। तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए?
पारंपरिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए, विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए, ड्रिल और अभ्यास वाली वर्कशीट पर काम करना चाहिए, या मौखिक ड्रिल अभ्यास करना चाहिए। बताइए। पेडागॉजी का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम हिंदी के गद्यांश और काव्यांश को करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा, विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए हमेशा, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सीडीपी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक कौन सा काल होता है? संवेदनशील होता है, या सुस्त काल होता है, या निष्क्रिय काल होता है, या परेशानीदायक होता है? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग इसका राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे, बताएंगे सब लोग। तो यहाँ पे देखिए, बाल अवस्था का जो शुरुआती दौर होता है भावनात्मक विकास के लिए एक जो है ये संवेदनशील काल होता है, ठीक है ना, संवेदनशील काल। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? बताइए। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अलग अलग दर या गति पर विकसित होते हैं, विकास क्रमिक रूप से होता है, विकास अपेक्षाकृत रूप से जो है व्यवस्थित होता है, विकास हमेशा जो है अनिरंतर होता है। बताइए। विकास के संदर्भ में जो है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कथन आपका सही है, ये कथन आपका सही है, ये कथन सही है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, ये आपका नहीं सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विकास आजीवन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। निम्न में से कौन सा केवल जो है वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? आंखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि, या भावनात्मक परिपक्वता? ये क्वेश्चन अभी मैंने पोस्ट किया था, जैसे ही क्लास स्टार्ट होने वाली थी उसके आधे घंटे पहले मैंने पोस्ट किया है। होप करता हूँ आप इसका आंसर वहीं पे दे लिए होंगे। तो निम्न में से कौन सा केवल जो है वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? वो है आपका आंखों का रंग। आंखों का रंग जो है केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है सीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, जीन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं? तो वो है मूर्त संक्रियात्मक। ये होता है 7 से 11 वर्ष तक होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? केवल समावेशन, केवल समायोजन, समावेशन और समायोजन दोनों, या तो ना तो समावेशन और ना ही समायोजन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? समावेशन और समायोजन दोनों शामिल होता है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, लेवाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वो होती है भाई लेवाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत में, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। लेवाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? सामाजिक संपर्कता की, कंठस्थ स्मरण की, विलंबित नकल की, या जैविक परिपक्वता की? बताइए। लेवाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? तो सामाजिक संपर्कता की मानी है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, या कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, या दंड आज्ञाकारिता अभिविन्यास? बताइए सब लोग। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर
इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों। तो यहाँ पे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होना, संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को जो है बढ़ावा देना, चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना। बताइए। गुड आफ्टरनून भाई, वीडियो की लाइक की संख्या अभी भी बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हो। बताएंगे सब लोग, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? तो इसमें जो है संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना चाहिए शामिल। ठीक है ना, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से जो है किस बुद्धि से संबंधित है? अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक या संगीती या भाषाई? बताइए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से किस बुद्धि से संबंधित है? यह जो है अंतःवैयक्तिक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। अविकथन और तर्क वाला प्रश्न है ये, सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? अविकथन एक कह रहा है कि एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक जो है मुद्रक वातावरण सृजित करना चाहिए। भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है, कौन किसकी सही व्याख्या करता है, या दोनों गलत हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो अविकथन ए है कि एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक जो है मुद्रक या प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता, ये आपका गलत है। ठीक है ना, ये प्रभावित होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेंडर एक जो है संप्रत्यय है, जबकि लिंग एक क्या है? जैविक सामाजिक, सामाजिक जैविक या जैविक शारीरिक या शारीरिक जैविक? बताइए। जेंडर क्या है बताइए सब लोग, कौन सा संप्रत्यय है और लिंग क्या है? तो जेंडर एक जो है सामाजिक संप्रत्यय है और जबकि लिंग जो है एक जैविक है। तो ऑप्शन यहां पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा? क्यों? बताइए, सभी को पढ़िए और जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा? क्यों? बताइए। हाँ, दूसरे जाति या क्षेत्रीय समूह के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा, और नहीं यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करेगा। तो पहला और यहां पे आपका जो सही होगा दूसरा सही होगा, ये वाला। हाँ, अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ाने में। तो पहला दूसरा आपका केवल करेक्ट होगा इसमें। ठीक है ना, तीसरा नहीं होगा, इसमें निगेटिव है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का जो है सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? मुख्यतः प्रत्याश्रवण आधारित परीक्षण द्वारा, या सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा, या मानकीकृत परीक्षण द्वारा? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हो। बहुत अच्छे भाई। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा होता है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर याद करने से विकसित होता है, या अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन है, या समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, या विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है? बताइए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये वाला, कि विद्यार्थियों को जो है चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाए, या इन विद्यार्थियों को एक अलग समूह में पढ़ा जाए, या सभी विद्यार्थियों के जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा किया जाए, सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। बताइए, वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? योग्यता आधारित अलगाव, या विद्यार्थियों में जो है प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल, या सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, या अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल। बताइए, एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? बताइए सब लोग। बहुत अच्छा भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर दो सब लोग। तो यहां पे देखिए, एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए इसमें जो जरूरी है सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किस से जो है प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? गुणज वैकल्य, या जो है अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, या संवेदनात्मक बाधिता, या श्रवण बाधिता। बताइए, ये क्वेश्चन कई बार मैं करवा चुका हूं। अगर गणितीय विकार जहां पे हो, गणित से संबंधित जहां पे कठिनाई हो, जैसे यहाँ पे अंक दे दिया है तो गणित में आ जाएगा, आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई हो रही है तो यहाँ पे गुणज वैकल्य हो जाएगा, यानी कि डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दृष्टि बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर जो है सवाल हल करने को कहना चाहिए, या मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए, या विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए, या अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए? बताइए सब लोग। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए हमेशा। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? लंबी अवधि वाली फिल्में दिखानी चाहिए, या एक गतिविधि से दूसरे पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं देनी चाहिए, या एक ही समय पर कई कार्य करने को देने चाहिए, या कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट कर देना चाहिए? बताइए, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? करना चाहिए कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट कर देना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु, या दी गई जानकारी को ज्यों की त्यों रटकर याद करने हेतु, या श्यामपट्ट से विषय वस्तु के निष्क्रिय भाव से नकल उतारने हेतु, या एक अटल तरीके से ही समस्याओं को हल ढूंढने हेतु? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु हमेशा अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को जो है बढ़ावा देती है? वेधन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास, रट कर याद करना, अन्वेषण आधारित अधिगम, चर्चा आधारित उपागम? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके एग्जाम में एनईपी 2020 से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एनईपी 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? तो बढ़ावा देती है भाई अन्वेषण आधारित अधिगम पर और चर्चा आधारित उपागम को। ठीक है ना, तो ऑप्शन तीसरा चौथा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन तीसरा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में पूछा भी जा चुका है। निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में जो है मदद करता है, ये आपको बताना है। मानकीकृत परीक्षण हो गया, परीक्षा केंद्रित उपागम हो गया, अन्वय समय सारणी हो गया, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें से प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में जो मदद करता है डियर, वो है आपका अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, निम्न में से जो है क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? विद्यार्थियों के बीच
सहायकर्ता को बढ़ावा देना, शिक्षा शास्त्र के प्रति अनम्य रवैया अपनाना, प्रदर्शन या निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टियों को बढ़ावा देना, या विद्यार्थियों द्वारा स्वयं मूल्यांकन और स्वचिंतन को नकारना। बताइए सब लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? तो ये वाला, विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? अनुरूपकों का इस्तेमाल, साधन लक्ष्य विश्लेषण, अनुक्रिया समुच्चय या मौखिकीकरण। बताइए, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है इसमें? तो इसमें आपका ये वाला अनुक्रिया समुच्चय आपका हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है ये, इसको पढ़ना है आपको। प्रश्न है कि किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से जो है संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती है। इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, ये आपको बताना होगा। बताइए सब लोग, 26 का जवाब दीजिए। ये सीडीपी का 26 नंबर है, राइट आंसर दीजिए। किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती, बल्कि ये विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप देती हैं। तो यहाँ पे ए और आर आपके दोनों सही हैं, और आर यहाँ पे एक ही व्याख्या भी कर रहा है सही पे। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, रुचि अधिगम में बाधक है, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, या अरुचि अधिगम में सहायक है। बताइए, संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए सब लोग, 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, यह आपका कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियां सही हैं? बताइए, कौन कौन सी युक्तियां सही हैं? कक्षा में विद्यार्थियों के अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना, अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना, या विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देना। बताइए सब लोग, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियां सही हैं? बहुत अच्छे। तो यहां पे आपका जो है पहला सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में समान अभिगम्यता या पहुंच एक किसका विषय है? सुविधा का विषय है, बहिष्करण का विषय है, अधिकार का विषय है, या आलाभ का विषय है? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करो कि पहला का ये है, दूसरा का ये है, ऐसे आंसर आप लोग जरूर दिया करो। ठीक है ना, ऐसे आपकी जो है हैबिट बन जाएगी। बताइए, 29 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे तीसरा अधिकार का विषय है, किसका विषय है? शिक्षा में समान अभिगम्यता, अधिकार का विषय है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? योग्यता की इकाई या सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए, या विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, या विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए? तो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए हमेशा। तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम हिंदी के जो आपके पैसेज बचे हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे आ गया है कि जीवक को कौन सी बात कचोट रही थी? देखिए, मैं हर पैसेज में आपको बताता हूं कि करने का इसका सही तरीका होता है कि सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है, फिर आपको उत्तर आपको ढूंढना है। चलिए बताइए, जीवक को कौन सी बात कचोट रही थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जीवक को कौन सी बात जो है कचोट रही थी? मानव जाति प्रकृति का आभार क्यों नहीं मानती, यही बात उसको जो है कचोट रही थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके उत्तर आपको इसी में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, जीवक जो है किस प्रकार की वनस्पति को खोज रहा था? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, पैसेज रिपीट ज्यादा नहीं होता है, बट करना आना चाहिए, इसमें कोई नियम नहीं होता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जीवक किस प्रकार की वनस्पति
की खोज कर रहा था। तो ये देखिए, जिस वनस्पति में दवा बनाने से संबंधित कोई गुण ना हो उसकी खोज कर रहा था। तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, जीवक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी जो है शिक्षा अधूरी है। फटाफट आंसर सर्च करिए आप लोग, बताइए जीवक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी शिक्षा अधूरी है, बताइए सब लोग। क्योंकि वह औषधि गुण रहित वनस्पति की पहचान नहीं कर पाया था। ठीक है ना, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। सारे उत्तर आपको इसी 7 से 8 लाइन में मिलेंगे। ठीक है, चलिए बड़ी क्लास हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको बता भी दूं। ठीक है, चलिए, लौटते हुए जीवक के मन में जो है किस तरह के विचार आ रहे थे, बताइए। लौटते हुए जीवक के मन में किस तरह के विचार आ रहे थे, बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। ये लाइन आप पढ़ोगे यहां पे कि लौटते हुए वह विचार कर रहा था, आचार्य से अपनी असफलता बताकर क्या उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। तो लौटते हुए जीवक के मन में किस तरह के विचार आ रहे थे, आचार्य द्वारा ली जा रही परीक्षा में क्या वह सफल हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये उत्तर मिल गया। बिल्कुल सरल प्रश्न है आपका, आप वीडियो को रोक के आप इसका आंसर बता सकते हो। तक्षशिला विश्वविद्यालय के परिसर हेतु किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत पुराना या बहुत अनोखा, बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के विशाल परिसर के जो है बाहर दूर दूर तक जाकर ढूंढ चुका था। तो यहाँ पे विशाल तो मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़मती शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। जड़मती शब्द का अर्थ क्या है, जड़मती शब्द का, बताइए सब लोग, जड़मती शब्द का अर्थ क्या है। वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर दो सब लोग। तो जड़मती शब्द का जो अर्थ है मूर्ख होए, क्या है, मूर्ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में किस शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। अब जैसे ये प्रश्न है, व्याकरण तो आप जान ही जाएंगे कि कौन सा व्याकरण है, कौन सा पैसेज से पूछ रहा है, तो उसको आपको पैसेज में नहीं देखना है, बस इसमें बताइए किस शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। असफलता में डियर प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, मूल शब्द इसमें आपका सफल है और असफलता में उपसर्ग आपका आ उपसर्ग है। ठीक है ना, आ उपसर्ग, और प्रत्यय आपका ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे जैव संपदा का समास विग्रह क्या होगा, बताइए। जैव संपदा का समास विग्रह बताना है आपको। जैव संपदा का समास विग्रह क्या होगा, जैव की संपदा, जैव के लिए संपदा, या जैव में संपदा, या जैव और संपदा। जैव की संपदा होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, वात्सल का अर्थ क्या है, वात्सल का, बताइए। वात्सल का अर्थ क्या है, देश प्रेम, भक्ति भाव, मातृ पितृवत स्नेह या सहज भाव। तो वात्सल का जो अर्थ है वो है मातृ पितृवत स्नेह। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये काव्यांश आ गया है, काव्यांश को पढ़िए अच्छे से और उत्तर दीजिए आप लोग। यहाँ पे पूछ रहा है कि कवि जो है किस पथ को ना भूलने की बात कर रहा है, राजपथ, कर्तव्य पथ, जीवन पथ या सफलता का पथ, बताइए। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दूरवा दल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगी, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना, यहाँ पे पथ भूल न जाना। ठीक है ना, बताइए कवि किस पथ को ना भूलने की बात कर रहा है, कर्तव्य पथ की। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर्तव्य की बात की गई थी यहाँ पे ना, बिल्कुल सरल प्रश्न है, इससे सरल प्रश्न आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। किस स्थिति में पथिक द्वारा पथ भूल जाने की आशंका है, साहस के साथ चलना, सौंदर्य के प्रति आसक्ति, या विवेकपूर्ण सामना, या आशावादी दृष्टिकोण, बताइए। किस स्थिति में पथिक द्वारा पथ भूल जाने की आशंका है, सौंदर्य के प्रति आसक्ति, ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे
कि तब जो है अपनी प्रथम विफलता में पंक्ति का भाव है, तब अपनी प्रथम विफलता में पंक्ति का जो है भाव क्या है। अपनी पहली सफलता में, अपनी पहली हार के समय, अपनी पहली विजय के पल, कठिन कर्म की पगडंडी पर चलते हुए फल मिलने पर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो आपका सही होगा दूसरा वाला, कि अपनी पहली हार के समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पद्यांश में पथिक संबोधन है यात्री के लिए, मनुष्य के लिए, या जो है सैनिक के लिए, या व्यापारी के लिए। बताइए, पद्यांश में पथिक संबोधन किसके लिए? मनुष्य के लिए है। किसके लिए? मनुष्य के लिए। ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको बताना है वापी शब्द का अर्थ क्या होता है। वापी का कुआं, नदी, झरना, छोटा तालाब। वापी शब्द का अर्थ बताइए। छोटा तालाब होता है। क्या होता है वापी शब्द का अर्थ? छोटा तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सरिता का समानार्थक शब्द कौन सा है? सरिता का बताइए। नदी, तालाब, झरना, कुआं। तो सरिता का समानार्थक शब्द आपका नदी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी आज की जो है 29 नंबर की मैराथन क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में डियर अपना फीडबैक जरूर देना। और भी क्लास जो आएगी उसमें और भी क्वेश्चंस मैं लाने की कोशिश करूंगा। कम से कम 1 घंटे की आपकी क्लास हो ताकि आप बोर भी ना हो। ठीक है ना, तो ये क्लास के बारे में फीडबैक जरूर देना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। 30 हिंदी के क्वेश्चन थे आपके, 30 आपके सीडीपी के क्वेश्चन थे। ये दोनों लेवल के लिए थे। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, आप जाइए देखिए और अपने तैयारी आप लोग चेक करिए कितनी तैयारी आपकी हो गई है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 100 लाइक इसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।